नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वाकांक्षी बिल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा में इसकी स्वीकृति जो है वो मिल गई है। ये पहली चुनौती थी जिसे इस बिल ने पार कर लिया है, लेकिन इस बिल का कानून बनना अब भी बेहद मुश्किल है और इसकी वजह है बीजेपी का नंबर गेम, जो ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होता भी तब भी इस बिल का अटकना तो मुश्किल तय ही था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी बिल को वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहिए या एक देश एक चुनाव कहिए, ये दोनों सेम ही है। वहीं आपको बता दें कि ये बिल कोई सामान्य बिल नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत के पास जो है इसे करवा दिया जाए और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया जाए। ये इतना आसान नहीं है। ये बिल एक संविधान संशोधन है। जी जुड़ रहे हैं जो कि इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन अभी जो है संसद और राज्यसभा लोकसभा जो है दोनों ही महत्वपूर्ण जो हैं इसमें हैं। लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा के बाद जो है सत्ता पक्ष जो है इसको आसानी से बहुमत मिल जाएगी? लोकसभा में था वहां पर सरकार को कोई विशेष जो है कवायद नहीं करनी पड़ी, आसानी से जो है वहां पर बिल पास हो गया। क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर जो भाजपा के अगुवाई वाला जो एनडीए गठबंधन है उसके पास पर्याप्त नंबर थे। उसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया था, कुछ छोटे दलों ने उनका भी सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर लोकसभा में जितनी आसानी से यह बिल पास हुआ है, लेकिन अब उसकी असली अग्नि परीक्षा जो राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा में जो केंद्र सरकार अभी भी बहुमत में नहीं है, वहाँ तमाम छोटे दलों का या अन्य सहयोगों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि बिल अभी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय दल के समिति के पास भेज दिया गया है। अब वो समिति गठित होगी, उसके बाद समिति अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद फिर देखना है कि राज्यसभा में क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन, जहां एक तरह से मैंने जैसा बताया कि जितनी आसानी से लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन सरकार की असली जो परीक्षा होनी है, जो अग्नि परीक्षा होनी सरकार की, वो राज्यसभा में होगी। अब राज्यसभा में देखना होगा कि यह कमल सेठ जी, एक पहलू की तरफ से अगर हम देखें तो ये कोई साधारण बिल नहीं है, ये सीधा सीधा संविधान में संशोधन करना है, जो कि लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि राज्यसभा लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन और भी ऐसी परिस्थितियों से सत्ता पक्ष को जो है वो करना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे लोकसभा में जो सांसद हैं वो 553 हैं, लेकिन बहुमत जो है चाहिए जो इस बिल को पास करने के लिए वो 368 सांसदों की बहुमत है। तो क्या आगे सत्ता पक्ष को जो है 70 सांसद की जो बहुमत जो है वो मिल पाएगी? ये बिल्कुल सबसे टेढ़ी है। जैसा कि मैंने कहा, सरकार अगर कहीं न कहीं अगर जोड़ तोड़ करके भी अगर ये संख्या बल या ये बाधा पार कर लेती है, लेकिन अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के उनके 20 सांसद व्हिप जारी होने के बाद कल जो है लोकसभा में थे। जबकि स्पष्ट व्हिप का मतलब होता है कि सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया व्हिप की। लेकिन व्हिप जारी होने के बाद भी 20 सांसद वहां से नजर थे, जिसमें से एक सांसद ऐसे जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जयपुर थे। अगर उन्हें छोड़ दें तो बाकी 19 को लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से 19 सांसद जो है बिना किसी वाजिब कारण से जो है सदन से जो है अनुपस्थित थे। अब आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी नोटिस देगी है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 70 की गिनती कहां से भाजपा पूरी करेगी, ये सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। हालांकि कुछ दल ऐसे हैं जो सरकार के समर्थन में सरकार का साथ दे सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा में एक बार पुनः कहूंगा, लोकसभा में अगर इन प्रकार कैसे अगर सरकार ये गणित पूरा कर भी लेती है, लेकिन राज्यसभा में उसको सबसे बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा।
जी जी। और एक तरफ से ये भी देखें तो सत्ता पक्ष के पास ना तो राज्यसभा में जो है बहुमत मिल पाएगी और ना ही लोकसभा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि एनडीए के सांसद जो हैं 291 हैं, 291 की बहुमत जो है सत्ता पक्ष को अभी तक मिल चुकी है, लेकिन 70 सांसद की अभी भी जरूरत है। तो क्या लगता है कि लोकसभा के बाद जो सत्ता पक्ष है इस बिल को पारित कर पाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा कि जिस तरह से जो सरकार की गणित है, सरकार तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ जैसा कि आपने बताया साधारण बिल के लिए बहुमत से पासता है, लेकिन जब संविधान में संशोधन होता है तो उसके लिए जो है 1/3 बहुमत चाहिए। उसके लिए सरकार को काफी एड़ी से छोटी मेहनत करनी होगी। और जिस तरह से खुद के उनके 20 सांसद गायब हैं, 20 ये गायब है, क्षमा कर उसमें एक कम हो जाएंगे, एक मंत्री आधिकारिक कार्यक्रम में थे, तो 19 सांसद जब खुद गायब होते हैं तो 70 गणित और 70 कहाँ जिताएगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि शायद ये संख्या कहीं न कहीं जुटा ले। लेकिन फिर भी यहाँ भी कठिन है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई राज्यसभा में होगी, जहाँ वो बिल्कुल बहुमत में नहीं है। और 1/3 बहुमत पाना बहुत ही जो है टेढ़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साबित होगी। जी बिल्कुल कमल सेठ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ, तो वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा भी हुई और अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया। आज इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि संसद परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जो है वो जोरों शोरों से देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह राज्यसभा में दिए गए भाषण पर माफी मांगे। वहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। ये सीधा सीधा जो है विपक्ष का आरोप है अमित शाह के ऊपर, जहां पर इस पर हंगामा भी हुआ, जहां जो है इसकी कार्रवाई जो है 2 बजे तक रोक दी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्ष अपने विरोध जो कर रहा है इस पर अमल पाएगा या नहीं। पर इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, विपक्ष जो है वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध कर रहा था, जहां पर अमित शाह के जवाब पर जो है विपक्ष जो है फिर से हंगामे पर उतर गया है। हालांकि विपक्ष हमेशा जो है विरोध करता हुआ नजर आता है। अब उनका ये आरोप है कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, तो इनका विरोध कहां तक सही है और कहां तक गलत है, जरा इसका हमें जो बताइए। जी, जिस तरह से कल जो है राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने जो अपना बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस से बिल्कुल हमलावर है। आज कांग्रेस के जो है लोकसभा में चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक जो है मणिक्कम टैगोर, उन्होंने जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। उन्हें कहा सबसे पहले जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था, उसको लेकर जो है लोकसभा में चर्चा होती, उसको लेकर जैसा कि कांग्रेस के जो चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक मणिक्कम टैगोर है, उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। और कल जिस तरह से जो है कांग्रेस की मजम्मत करते हुए धारा 370 का या 35A की जो उल्लेख करते हुए जिस तरह से जो है अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला था, उसमें कहीं न कहीं जो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में टिप्पणी की गई, उसको लेकर जो है कांग्रेस हमलावर है। और लोकसभा कार्यवाही की बात करें तो वो भी 2 बजे तक की स्थगित है। अब देखना है 2 बजे के बाद जब पुनः लोकसभा शुरू होगी तो क्या कुछ होता है। कमल सेठ जी, ये जो विपक्ष का ये भी आरोप है कि वो अपमानजनक जो है टिप्पणी की थी अमित शाह ने, अब वो मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा में अमित शाह माफी मांगे, तो ये कहां तक सही है और क्या लगता है कि अमित शाह इस बयान को लेकर जो है माफी मांगेंगे? जिस तरह से जो हम अगर कह लें जो अमित शाह का जो है कार्यशैली है, जो उनका तेवर को देखते हुए हमें तो कतई नहीं लगता कि अमित शाह कहीं से भी जो है कांग्रेस में माफी मांगेंगे। लेकिन यह जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर जो सदन के दोनों सदन, लोकसभा के दोनों सदन है संसद के, चाहे वो लोकसभा और चाहे राज्यसभा, दोनों काफी हंगामा खेज होगी। और अभी अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। कांग्रेस के जो है सदन में जो लोकसभा उप नेता है गौरव गोगोई, उन्होंने भी सीधा कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक तरीके से बातचीत की है, उसको लेकर अमित शाह को जो है सदन से माफी मांगनी चाहिए।
कमल सेठ जी, अगर एक तरीके से देखें तो विपक्ष हमेशा जो है सत्ता पक्ष के विरोध में रहा है। कभी भी सत्ता पक्ष जो भी कार्रवाई करता है, जो भी निर्णय लेता है, हमेशा विपक्ष उसके खिलाफ जो है खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो क्या आज विरोध प्रदर्शन करना, क्या राज्यसभा की जो कार्रवाई है, जो वन नेशन वन इलेक्शन पर है, इस पर प्रभाव डालने का उद्देश्य क्या हो सकता है विपक्ष का? नहीं, फिलहाल अगर बात करें तो ये तमाम जो कवायद, ये लड़ाइयां अभी लोकसभा में है, राज्यसभा में इस तरह कोई चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि ये नोटिस जो है मणिक्कम टैगोर की ओर से जो दी गई थी वो लोकसभा में दी गई थी। लोकसभा में इस पर जो चर्चा चाहते थे वो कह रहे थे कि इस पर चर्चा हो और अमित शाह माफी मांगे, लेकिन फिलहाल ये लगातार कहे विपक्ष की रणनीति है सरकार को तमाम विषयों को लगातार घेरते हुए, तो कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाइयां चली हैं, जो आपसी तू मैं हो रही, जो दूसरा पैजार हो रही है, उसका कहीं न कहीं खामियाजा सदन की कार्यवाही को पड़ता है। क्योंकि सदन की कार्यवाही के बाद से लाखों रुपए प्रति घंटे इसमें खर्च होते हैं जनता के, तो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच जो तलवारें खींची हैं, इसका खामियाजा जो तमाम लंबित विधेयक हैं, जो बिल हैं, वो कहीं न कहीं अटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए कमल सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। यहां काफी पुराना शिव मंदिर और कुआं मिला, जिसके बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब मंदिर और कुएं की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई करेगी। जवाब के लिए आपको बता दें कि जांच के लिए जो है एएसआई की टीम आज जो है संभल पहुंचेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक एएसआई की टीम पहले जो है शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई जानने की कोशिश करेगी कि यह मंदिर और कुआं कितना पुराना है। फिलहाल इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही कुएं की खुदाई भी की जा रही है। वहीं जिसका सर्वे एएसआई की टीम करेगी। वहीं एएसआई निरीक्षण करके जांच करने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कौन सी सदी का है और इसका महत्व क्या है। इसके बारे में तमाम जो है जानकारी देगी एएसआई, सर्वे करेगी और कार्बन डेटिंग के जरिए इस चीज की जो है कुएं और मंदिर की पहचान की जाएगी कि कितने सालों जो ये मंदिर और कुआं पुराना है। जानकारी लेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी कुएं की खुदाई के बाद 3 मूर्तियां मिली थी और मंदिर जो है लगातार मिलते ही जा रहे हैं, काफी प्राचीन मंदिर हैं। इसी की जानकारी के लिए आज एएसआई जो टीम है वो संभल पहुंच रही है और तमाम जानकारी वो लेगी। वहीं इस पर खबर पर हमारे साथ सत्यपाल सिंह जो है वो जुड़ रहे हैं, जो तमाम जानकारी देंगे संभल से। सत्यपाल जी, आज एएसआई जो सर्वे की टीम है वो पहुंच रही है संभल, जो कि जानकारी लेगी, तो क्या माहौल है और क्या कार्रवाई अभी तक जो है वो की जा रही है वहां? शिव मंदिर के मिलने के बाद 72 घंटे में संभल प्रशासन के लिए 2 मंदिर मिल गए। जो एक कल मंदिर मिला है वो राधा कृष्ण का मंदिर, जिसमें बालाजी की भी मूर्ति, इसी को लेकर के संभल डीएम की तरफ से एक पत्र लिखा गया था एएसआई के लिए, जिसके लिए उसको सर्वेक्षण किया जाए। जब एएसआई की टीम संभल पहुंचने की आज पहुंचने की तैयारी में थी, इसी को लेकर तमाम ये भी बताया जा रहा था जो एएसआई की 4 सदस्यीय टीम वो संभल पहुंचेगी और संभल पहुंचने के बाद वो पहले डीएम ऑफिस में जाएगी, उसके बाद प्राचीन मंदिर पर एएसआई टीम पहुंचेगी। इसी को लेकर जब इसकी जानकारी तो आज संभल डीएम के द्वारा जानकारी दी गई, तो उन्होंने बताया कि आज एएसआई टीम नहीं पहुंच रही है, इसी कारणवश वो कल आ सकती है, यानी कि अब वो गुरुवार के दिन आएगी, आज नहीं आ सकती। लेकिन पहले जो कल जो जानकारी मिल रही थी वो आज एएसआई टीम पहुंचेगी संभल सर्वेक्षण लेकर, क्योंकि ये संभल प्रशासन लगातार इस तरीका से 2 सर्च अभियान चल रहा है और जिला सर्च अभियान के अभियान जो बिजली विभाग द्वारा टीम है डीएम एसपी की मौजूदगी में चल रहा था, उसी को लेकर 72 घंटे में 2 प्राचीन मंदिर मिलने से तमाम इस तरीका से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इसी को लेकर डीएम के पत्र लिखने के बाद एएसआई टीम संभल पहुंच रही थी। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है तो एएसआई टीम आज संभल नहीं पहुंच रही, वो कल आ सकती है। जी, लेकिन सत्यपाल जी, एएसआई टीम तो आनी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन टीम के बाद, सर्वे के बाद कितने जो बड़े बड़े पर्दाफाश और खुलासे हो सकते हैं, उसका अंदाजा कुछ है? क्योंकि 2 मंदिर उसमें 68 तीर्थ बताए जा रहे हैं संभल में और 19 कूप, यानी कि 68 तीर्थ और 19 कूप है। इसी को लेकर के संभल प्रशासन लगातार
तमाम बिजली विभाग के द्वारा या जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, इसी को लेकर एक नया मंदिर सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं डीएम का भी कहना है जो 19 कूप है वो कहीं ना कहीं जो 19 कूप है वो बंद कर दिए गए, तो उन्हें खुलवाने का भी प्रयास संबल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। संबल प्रशासन का कहना है कि जो कूप है वो 19 कूप भी खोले जा सकते हैं। इसको लेकर कोई एक तालाब भी बताया गया था, उसको लेकर भी बताया जा रहा है। इसको लेकर लगातार प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो जो शिव मंदिर मिला था उसको लेकर करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। बताने के बाद उस पर वहां पर तमाम हिंदू समुदाय के लोग इलाके के अन्य जनपद के गाजियाबाद की बात की जाए, मुरादाबाद की जो आसपास के जनपद है, उन जनपदों के भी लोग वहां पर पहुंच रहे थे और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। लोगों का कहना है कि हमें 40 साल बाद इस शिव मंदिर में दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हो रहे थे। मतलब इस तरीका से हम क्यों पूजा अर्चना में इस तरीका से जो 100% मुस्लिम इलाके में दोनों मंदिर है, एक जो पहला 14 दिसंबर को मंदिर मिला था वो शिव मंदिर है, और जो दूसरा मंदिर मिला है, जो कल मंदिर मिला है वो राधा कृष्ण और बालाजी की मूर्ति है। उसको वो भी 100% मुस्लिम इलाके में कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो यहाँ पर उस पर 1982 लिखा हुआ है, तो काफी प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, पुराना। इसको लेकर के तमाम हिंदू समुदाय के लोगों में इस तरीका से वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, और ये जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई भी विरोध या फिर कोई ऐसी क्लो जो है इनकी तरफ से कुछ जानकारी जो है मिल पा रही है, या फिर उनका विरोध जो है वो देखा जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपके लिए, संबल प्रशासन लगातार इस तरीका से सर्च अभियान चल रहा है। और जबकि जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम इलाके में 100% इलाके में इस तरीका से हिंदू मंदिर मिलने से तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखी जाए, लेकिन नाराजगी है जो दूसरे मुस्लिम समुदाय की वो सामने नहीं देखी जा रही है। तो इस तरीका से नहीं कोई सामने इस तरीका से नाराजगी जता रहा है, नहीं कोई सामने इस तरीका से विरोध कर रहा है इसको लेकर। लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोगों को एक तरीका से जो शिव मंदिर मिलने से या बालाजी मंदिर मिलने से लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि इस तरीका से जो 100% इलाके में मुस्लिम इलाके में जो मंदिर मिल रहा है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम आसपास के इलाके के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन संबल प्रशासन की तरफ से तमाम इलाके में ड्रोन कैमरे की बात की जाए, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस फोर्स की तरफ से आरएसएफ की पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। कई कंपनियों का पुलिस बल तैनात है, आसपास के जनपदों का भी पुलिस बल तैनात है। जबकि संबल में 24 नवंबर के हिंसा के बाद लगातार पुलिस प्रशासन वहां तैनात है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। शिव मंदिर जो 14 दिसंबर को मिला था उसके बाद चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जिससे कि कोई भी उपद्रवी उससे छेड़छाड़ न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्यपाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर में 1 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि केजरीवाल बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक अहम घोषणा की थी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रति माह देने का अरविंद केजरीवाल ने जो है इसकी घोषणा की थी। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव आने से पहले बुजुर्गों को क्या सौगात देने वाले हैं, क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ये तो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको हम इस पर तमाम जानकारी जो है लगातार देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। रात और सुबह के समय दोनों चीजें हावी हो जाती हैं। इस दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का भी जो है मार जो है उसकी झेलनी पड़ रही है। वहीं फिलहाल दिसंबर महीना जैसे जैसे बीत रहा है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पूरे उत्तर भारत के इस समय सर्दी का सितम जो है वो बुरी तरीके से जारी है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी और भी बढ़ सकती है। वहीं बुधवार को प्रदेश में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं रात की बात की जाए तो राहत की बात यह है कि शीतलहर की चेतावनी नहीं जारी की गई है। वहीं ठंड का प्रकोप हर जगह दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश भी अब इसकी लाइन में सबसे आगे है। फिर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।